किताब वाला संडे में हम बात कर रहे हैं सुनील खिलनानी की महत्वपूर्ण किताब द आइडिया ऑफ इंडिया, जो हिंदी में आ, भारतनामा के नाम से आई। राजकमल प्रकाशन ने उसे प्रकाशित किया। अंग्रेजी में द आइडिया ऑफ इंडिया के नाम से हेमिस हैमिल्टन और पेंगुइन से पब्लिश हुई 1997 में। और पब्लिश होने के बाद ही यह किताब अकादमिक हलकों में और बुद्धिजीवी वर्ग के बीच, इंटेलेक्चुअल्स के बीच काफ़ी चर्चित रही। भारत को जानने समझने के लिए ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में प्रयोग होती रही और देश दुनिया में इस किताब पे बात होती रही। तो ये किताब बात करती है कि भारत एक विचार, एक थॉट प्रोसेस और भारत की जो सरगर्मियां हैं, एक भारत और जो जो चुनावी यात्रा है और आर्थिक विकास है, भारत का आर्किटेक्ट है, भारत की जो कल्चर, जो तहजीब है उसको लेके, और जो जो देश विभाजन की स्थितियां हैं उन्होंने किस तरीके से देश को प्रभावित किया, उन तमाम मुद्दों पे बात करती है। और बड़ा खूबसूरत सा आमुख भी लिखा, आमुख बहुत बहुत बेहतरीन है आमुख इसका। और जो जो अनुवाद किया है अभय दुबे ने अनुवाद किया है। और हम जानते हैं अभय दुबे CSDS से जुड़े रहे, और अभय दुबे ने हिंदी समाज को देश दुनिया के जो जो वैचारिक आयाम थे, देश दुनिया के परिवर्तनों से जोड़ा। आप जानते भी हैं कि राजनीतिक धीरूभाई सेठ पे उन्होंने धीरूभाई सेठ का जो जो रचनात्मक लेखन है उसको अनुवाद किया, जो वैचारिक लेखन को। उसके साथ साथ भारत का भूमंडलीकरण और आधुनिकता के आईने में दलित क्रांति का आत्मसंघर्ष, और काशीराम मुलायम सिंह, इन सब की पॉलिटिकल जीवनियां भी उन्होंने लिखी। और तमाम और जो जो भाषिक समझ है वो इस किताब को बेहतर बनाती है। सुनील खिलनानी का तो अपना अनुभव है ही। तो किताब कई यहीं से शुरू होती है कि भारत विचार है क्या। हम सब सोचते हैं, हमारे सबके अपने अपने अलग अलग तरीके से सोचते हैं, हम विविधता है, लेकिन तमाम विविधताओं के बावजूद भारत हमारे मन में बसता है। तो ये है क्या। तो किताब कई बार बताती है कि वो कोट भी करती है कि जब 62 और 65 का युद्ध हुआ और उसके बाद हम काफ़ी बदल गए थे। जब नेहरू ने कहा कि मैं अपने विरोधियों के बीच कहा कि अब मैं चीन से डंडे से लड़ूंगा। तो और चीन, कुछ समय वो पहले कह रहे थे कि चीन हमारा सहज मित्र है, और चीनी सभ्यता और भारतीय सभ्यता आपस में दो, एशिया को जो लीड करेंगे वो दोनों सभ्यताएं वो ही लीड करेंगी। तो ये इतिहास के इतिहास के कुछ सबक हैं। तो भारत इससे सबक लेता है। भारत सैन्य शक्ति अपनी बढ़ाता है, और हम देखते हैं कि 65 में हम पाकिस्तान पहले आक्रमण करता है और हम फिर जवाब देते हैं, और वहां से आत्मबल हम ग्रहण करते हैं। और 71 में तो हम जान ही रहे हैं। तो लेकिन 74 में हम पहला परमाणु परीक्षण भारत कर चुका है। तो उसके बाद पूरी दुनिया में एक बड़ी सी हलचल उत्पन्न होती है कि अब भारत परमाणु सैन्य शक्ति संपन्न हो गया है। और स्थितियां ये हैं कि अब एशिया में एक अजीब किस्म का एक कॉम्प्लेक्स, एक अजीब किस्म का एक तनाव उभरेगा। तो फिर भी भारत कहता है कि हम जो हमारा ये परमाणु परीक्षण है ये सिर्फ शांतिपूर्ण स्थितियों को लेके है, और हम ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए है। लेकिन 98 में जब हम परमाणु परीक्षण करते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान फिर परमाणु परीक्षण करता है। तो इस किताब में एक टिप्पणी है, एक क्लिंटन कह रहे हैं कि भारत यदि परमाणु परीक्षण ना भी करता तो भारत तब भी एक बड़ा महान देश हो सकता है। भारत को ये बात समझ नहीं होगी, और एक बच्चे की तरह समझा रहे हैं। और वो देश समझा रहा है जिसके पास पहले से ही एटॉमिक पावर है और तमाम संसाधन उसके पास हैं, और एक ऐसे देश को समझा रहा है जो ग्रोइंग है, जो जो अभी तरक्की कर रहा है, जिसके लिए कुछ जरूरतें हैं। पीस को भारत का जो विचार है वो पहले से समझता है, शांति को पहले से समझता है। तो ये किताब उस थॉट प्रोसेस को लेके आती है कि भारत है क्या आखिर। जब
पूरे गांधी अपने तरीके से भारत को शोध रहे हैं, खोज रहे हैं और गांधी के कण-कण में बसा है। अफ्रीका में जाते हैं, अफ्रीका में जो मूवमेंट खड़ा करते हैं और गीता के माध्यम से, श्रीमद् भागवत गीता और तमाम ग्रंथों के माध्यम से, टॉलस्टॉय के जो ग्रंथ पढ़ते हैं या अहिंसा का सिद्धांत महात्मा बुद्ध के वो नज़दीक पहुँचते हैं, तो फिर भारत में आके उनके पूरे मूवमेंट हैं। तो ये किताब वो उस राजनीतिक घटनाओं का केवल विवरण नहीं है, बल्कि उस थॉट को लेके ये बात कर रही है कि धीरे-धीरे एक दौर में जो नेशनल मूवमेंट था, वो एलीट लोगों के हाथ में था। जैसे फिरोज़ शाह मेहता या दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक दौर में, नौरोजी कह रहे थे एक दौर में कि ये अंग्रेज़ों ने हमें लूटा, ठीक है, अंग्रेज़ों ने हमें लूटा, लेकिन उसके साथ जो अंग्रेज़ों ने हमें आधुनिक बनाया, तो ये आधुनिकता की कीमत को हमें इसको एडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो ये जो हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं, इसको एडॉप्ट कर लेना चाहिए। ये कई जगह उन्होंने, मतलब ये कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ये इस पुस्तक में है वो विवरण। तो ये सारी स्थितियां हैं, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने एक निकासी का जो सिद्धांत दिया, उस निकासी के सिद्धांत ने हमें कई तरीके से सोचने के लिए विवश किया और यहाँ से हमें आकलन आया कि किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे आर्थिक संसाधनों को लूटा है। और उसके बाद नेशनल पूरा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा होता है, जो लोकतंत्र की यात्रा है तमाम। अब देखिए कि भारत की यात्रा किस तरीके से पेचीदा है, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स है। तमाम रजवाड़े हैं जो अपनी सत्ता कायम रखना चाहते हैं। आज़ादी के पहले की स्थितियां देखिए कि तमाम लोगों की स्थितियां हैं और जातिवाद अपने रूप में है, लेकिन सब अपना हिस्सा देश में, मतलब चीज़ों को मांगने के लिए लोग उसके लिए एक अलगाव, एक जटिलता वाली स्थिति है। रजवाड़े अपने तरीके से सोच रहे हैं। तो ऐसे देश को संगठित करना, एक राष्ट्र राज्य की अवधारणा, चाहे वो वेस्ट की अवधारणा हो, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्र राज्य की परिकल्पना अपने तरीके से थी। लेकिन मैं इस मानने में, मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ये इस स्वीकार करने में गुरेज नहीं है कि ये पश्चिम की अवधारणा है, लेकिन किस तरीके से उस अवधारणा को भारत एडॉप्ट करता है। और इसमें हमारे जो जीनियस हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान आज़ादी के मूवमेंट में, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, वो सब लोग, और बाबा साहेब अम्बेडकर। तो ये जो संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें सुनील खिलनानी कई बार कह रहे थे जन प्रतिनिधित्व का ये सवाल होगा, लेकिन इसमें आधे से ज़्यादा तो वकील हैं। वकील, इसमें जो जनता का स्पेस है वो किस तरीके से है, जनता का स्पेस थोड़ा उस दौर में। तो लेकिन धीरे धीरे वो संविधान बनता है, संविधान की अंत यात्रा अपनी शुरू होती है। और हम जब कहा जा रहा है कि एक अलग किस्म से, मुझे वो टिप्पणी याद आती है, मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर की टिप्पणी याद आती है कि भारत किस तरीके से प्रवेश करेगा आज़ादी के बाद के अपनी स्थितियों में। तो कई बार वो कह रहे होते हैं कि हम 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। राजनीति में हम समान होंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में ऊंच नीच होगा। राजनीति की दुनिया में हम एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के उसूल को अपनाने जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण एक मूल्य, एक वोट के उसूल को नकारते रहेंगे। तो ये अंतर्विरोधों की दुनिया में प्रवेश करने कहा है। वो उसी समय में सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ही नहीं कह रहे थे, गुरुनानक मिर्डल जो मूलतः अर्थशास्त्री थे, और उन्होंने भी एशियन ड्रामा में कई सारी स्थितियों को कोट किया। तो ये पुस्तक उस तरीके से उन सारे मुद्दों को कोट करती है। मुझे लगता है कि ये नेहरूवियन अप्रोच को केंद्र में रख के बात करती है। ये बात करती है किस तरीके से उस आइडिया को, जो बहुलतावादी आइडिया था, उसको कैसे बचाए रखा। जब देश विभाजन हुआ, देश विभाजन ने कई सारे सवालों को खड़ा कर दिया, और जो राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल था, जो आइडेंटिटी का सवाल था, जो चाहे पोस्ट मॉडर्न दायरे में आई हो वो बाद में, लेकिन जो पहचानों के संकट उस समय में भी थे, पहचाने उस समय में भी थे, अस्मिताएं उस समय में भी थी, कई सारी अस्मिताएं थी आपस में, या अस्मिताओं का भी कॉन्फ्लिक्ट था उस दौर में। तो उन सारे सवालों को भी
ये किताब बात करती है तमाम धड़े जो आज़ादी के आंदोलन में अलग अलग किस्म से अपने को प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो उसमें मूल भावना जो एक समूह के रूप में लोगों को समाहित करना, तो उस सवाल को भी इस किताब ने कई 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 बार उठाया। और जो गांधी जी की जो अपनी अपनी चिंताएं थी आज़ादी को लेके, और जो विकास का मॉडल है उसको लेके वो बात कर रहे थे। और दुर्भाग्य से महात्मा गांधी आज़ादी के बाद ज़्यादा समय नहीं जी पाते, और वो उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, और देश विभाजन की विभीषिका तो हमारे सामने थी ही। रेडक्लिफ ने, जो मूलतः वकील थे, एक ऐसी लाइन खींच दी कि उस लाइन ने वो विशेषज्ञ नहीं थे उसके, लेकिन एक लाइन, एक नक्शे पे एक लाइन खींच के उन्होंने विभक्त कर दिया। तो लेकिन जो अखंडता का सवाल है, उस सवाल को ये किताब पकड़ते हुए, उस सवाल को ये पकड़ते हुए चलती है। और 1947 में जो भारतीय राज्य ने संविधान सम्मत कानून बनाए, या राज्य की जो भूमिका बनी इस कालखंड में, कि ये विशेषता थी उन जीनियस की, उन लोगों की जो इस पूरे मूवमेंट को खड़ा कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, और महात्मा गांधी हों। तो ये किताब कई सारे उन सारे सवालों को लेके बात करती है, इकोनॉमिक मॉडल को लेके बात करती है। तो अब क्या उसको राज्य को वैधानिकता प्रदान करना, तो ये एक बड़ी विशेषता थी, और ये धीरे धीरे हमने सीखा। अब इन्वॉल्वमेंट जनता का बढ़ता है, नेशनल जो पूरी स्थितियां हैं उनमें, और राज्य एक बड़ी भूमिका निभा रहा होता है। यदि रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, तब भी राज्य को लेके बात कर रहे होते हैं। शिक्षा नहीं उतनी मिल पा रही थी, तो तब भी रोजगार को लेके बात कर रहे थे। गरीबी पे भी राज्य को क्वेश्चन कर रहे थे। तो राज्य को, ये हमारी विशेषता थी कि स्टेट को केंद्र में, डिस्कोर्स के विमर्श के केंद्र में आ गया था राज्य। और ये जो लोकतांत्रिक यात्रा है उसकी एक बड़ी विशेषता थी। ये अलग बात है, ये अलग विषय हो सकता है कि चुनावी पूरे जो पैटर्न था, उस पैटर्न में नीतियों को लेके एक दौर में वो नीतियों पर दबाव रहा। लेकिन ये विशेषता थी कि जो लोकतंत्र का विचार है, चाहे वो वेस्ट का, पश्चिम का आइडिया था, लेकिन उस थॉट को, उस विचार को भारत ने बहुत संजीदगी से आत्मसात किया। और हर बार वो एक बड़े इत्मीनान के साथ उभरा। जैसे मुझे इस किताब को पढ़ते हुए ये भी महसूस हुआ, जैसे सुनील, जैसे अंग्रेजों ने भविष्यवाणी की थी कि कुछ एक दो अकाल के बाद जो असंतोष उत्पन्न होगा भारतीयों का गरीबी और भूख से, तो उसके बाद वो सबसे पहले क्वेश्चन राज्य को करेंगे, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विद्रोह होगा और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, हर बार हर अकाल के बाद भी हम उभरे। हमें अन्न का संकट रहा। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि जय जवान जय किसान, या अन्न गमलों में भी उगाओ। लेकिन जो डेमोक्रेसी का सवाल है, वो डेमोक्रेसी का सवाल और मजबूत होता गया। और ये किताब उस चीज पे भी उस पे भी हाथ रखती, उस नवज को भी पकड़ती है। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और बात कर रहे हैं नेहरू और इंदिरा, तो पत्रकार पूछ रहा है कि आप जो केरल में जो कम्युनिस्ट हैं उनके साथ आप कैसा बर्ताव करेंगे। तो नेहरू कहते हैं कि कैसा बर्ताव करूंगा, वो जीत के आए हैं, और मतलब वो भी संसद हैं, और मैं भी एक समानता का बर्ताव करूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, पापू, कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते ये बात मुझ पे छोड़ दीजिए, आप प्रधानमंत्री के हिसाब से बोलिए, आप प्रधानमंत्री के रूप में बोलिए। तो जो आने वाले समय में 1977 में जो स्थितियां बनने वाली हैं, या 75 में जो स्थितियां बनने वाली हैं, जो इमरजेंसी की जो कालिफ है हमारे
पूरे पूरे लोकतंत्र पे, उसके जो बीज सूत्र हैं वो उस कालखंड में भी इंदिरा के व्यक्तिवादी चरित्र में दिखाई देने लगते हैं। तो ये किताब लोकतंत्र, विचार, समानता, न्याय और जो संविधान की बनने की प्रक्रिया है, जो अस्मिताएं हैं, उनको लेके बात कर रही है। ये बात कर रही है जाति और धर्म। भारत इतना बड़ा व्यापक है, इतनी इतनी सारी जातियां, इतने सारे धर्म है, लेकिन उसके बीच जो अंत्य सूत्र हैं उनको पकड़ने की बात कर रही है। और इकोनॉमिक पॉलिसीज पे बहुत बहुत अच्छी टिप्पणियां हैं। मुझे तो इसलिए भी अच्छी लगी कि उदारीकरण को लेके मैं आज इन दिनों आजकल पढ़ रहा हूँ, कुछ काम करना है, तो उसको लेके मुझे लगा जो इकोनॉमिक पॉलिसी पे बहुत अच्छी टिप्पणियां हैं। और गांधीवादी मॉडल से नेहरू का विचलन, उसको उसको लेके भी इस किताब में द आइडिया ऑफ इंडिया में तफसील से बात की गई है। और नेहरू कहते हैं कि भविष्य के मंदिर कहते हैं वो बांधों को और नहरों को, कारखानों को। इससे ऊंचा बांध दुनिया में शायद ही कहीं हो। इसी जगह घूमते हुए मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आज के सबसे बड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तो यही हैं, जहां लोग मानवता के कल्याण में जुटे हुए हैं। इस लिहाज से इस भागड़ा नांगल में महान जगह कौन हो सकती है। तो जो हमने विकास का मॉडल इख्तियार किया, उस विकास के मॉडल में, उस विकास की अवधारणा में सबसे बड़ा ये था कि हमने कंक्रीट का विकास मतलब कंक्रीट का एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना मान लिया। इस पे सवाल उठाते हैं सुनील खिलनानी, सवाल उठाते हैं कि इतनी सारी कंक्रीट इकट्ठा कर दी गई और एक व्यक्ति से पूछा गया, जो मजदूर था, उससे पूछा गया कि भाई, नेहरू जी ने पूछा कि आप क्या सोचते हैं देश के बारे में, या ये जो बन रहा है इसके बारे में। साहब, मैं तो इतना सोचता हूँ कि जो पूरे सप्ताह में काम करूंगा और मेरे जो मालिक हैं उसने कहा है कि एक सप्ताह के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे इस मजदूरी के, और इस मजदूरी से मैं अपने घर का पालन पोषण करूंगा। लेकिन नेहरू से दूसरे किस्म के जवाब की उम्मीद कर रहे थे कि ये डेवलपमेंट का जो नजरिया है, इससे देश बदलेगा, दुनिया बदलेगी। तो आम आदमी दूसरे किस हिसाब से इसको सोच रहा था। और भारतीय आर्थिक विकास को लेके, भारतीय आर्थिक विकास के पैटर्न को लेके, उसमें बुद्धिजीवियों की भूमिका को लेके और बेसिकली योजना आयोग को लेके ये किताब बात करती है। प्रशांत महलनोबिस की जो स्थितियां हैं, पीसी महलनोबिस जो उनकी स्थितियों को लेके बात करती है। वो स्टेटिकल आंकड़े तो वो कहते हैं कि मैं योजना आयोग में आने के बाद कुछ चीजें मैंने सीखी, लेकिन वो इतने प्रतिभा संपन्न थे कि बताते हैं कि संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार, बांग्ला भाषा के बहुत अच्छे जानकार, दर्शन शास्त्र के बहुत अच्छे जानकार, उसके साथ साथ इकोनॉमिक पॉलिसी को वो डिजाइन करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी को पूरी। और जो सार्वजनिक क्षेत्र का दबाव है, वो सोचते थे कि जो वितरण को नियंत्रित करके गरीबी को कम किया जा सकता है। तो ये जो प्रशांत महलनोबिस का आइडिया था, और इसमें पीएन धर और एन हक्सर जो लोग काम कर रहे थे, पूरी एक टीम थी। उसने जो प्लान किया इकोनॉमी को, और रशियन मॉडल का इस पे प्रभाव था। तो और ये भी बात करते हैं कि इसको क्वेश्चन किसने किया, जो विकास का मॉडल था, इसको क्वेश्चन किया जगदीश भगवती ने। इसको क्वेश्चन किया गया, जो इकोनॉमिस्ट हुए जगदीश भगवती, उनके द्वारा इसे क्वेश्चन किया गया। तो ये जो बाजार, एक दौर में विकास का कोई सा भी मॉडल हो, लेकिन एक समय के बाद जैसे रूस सोवियत संघ का विघटन होता है, सोवियत संघ के विघटन के बाद स्थितियां बदलती हैं, और इकोनॉमिक आइडिया जो आ रहे थे, या कहीं जो समाजवाद का आइडिया था, रूस वहाँ बहुत कोऑपरेट कर रहा था भारत को। लेकिन उसके बाद अब एकमात्र विकल्प भारत के पास अमेरिका ही था। अमेरिका का पूंजीवाद था, पहले से ही चीजें तय हो रही थी, और जो ठहराव था बाजार का, उसको बाजार को खोलने की बात की जा रही थी। स्थितियां ऐसी आती हैं, फिर हम उदारीकरण के रास्ते पे चलते हैं। उदारीकरण के रास्ते पे कई सारी दुश्वारियां हैं, लेकिन उदारीकरण कैपिटल को क्रिएट करने की भी बात करता है। तो उससे एक अजीब किस्म की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन उससे एक ये भी स्थिति आती है कि देश अपने आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित करता है। और
किताब ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगला ये नए नज़रिए से बात करती है और आप देखेंगे कि जो शहर और सपना शहर और सपना इसमें ये बात की गई है कि मैं उसी से एक एग्जाम्पल देके आपको मतलब शेयर करूंगा अपनी बात। चिट्ठी ना लिखें, बगैर ऑर्डर के नाश्ता हाजिर, कंघी ना करें, बालों से गंदा होता है फर्श, केबिन में गलत हरकतें बंद, हमारा बेरा सारी खबर देता है, फिर आना, जात पात कुछ भी हो सबका स्वागत है, तसल्ली न हो तो हमें बताएं वरना दूसरों को बताएं, अल्लाह अकबर। निसीम इजिकेमेल ईरानी रेस्तरा की हिदायतें। और मालगुडी डेज को कोट किया गया, आर के नारायणन का मालगुडी डेज है जहाँ म्यूनिसिपैलिटी कमेटी है और वो तमाम शहर को साफ सुथरा रखती है और एक सटायर के रूप में। तो जो शहर की परिकल्पना है, जो शहर का आइडिया है, उसको लेके बात की गई। जो हमारी जो स्थापत्य कला थी, मूल कला थी, या विजयनगर साम्राज्य की हो या राजेंद्र चोल वो या गुप्तकालीन और उसके बाद मुगल कालीन हो, जो स्थापत्य मेहराबे और वो सब, तो उसको एक क्वेश्चन जो अंग्रेजों के आने के बाद उस अलग किस्म से स्थापत्य कला जो ब्रिटेन की थी, ब्रितानी थी, वो आई। तो आजादी के पश्चात जहन में हमारे नीति नियंताओं का, विशेषतः नेहरू के जहन में ये भी था कि जो एक अपनी निज स्थापत्य कला डेवलप की जाए या कुछ समय तक वो वेस्ट के जो आइडियाज थे उनके प्रभाव में रहे, स्वप्नदर्शी थे। तो ये किताब उस पर भी बात कर रही है कि चंडीगढ़ का जो निर्माण हुआ, ला कार्बूजिए फ्रेंच वास्तुविद थे, उन्होंने किया, और ऐसे कई शहर, भोपाल और फिर बाद में गांधीनगर, अलग अलग लोगों ने उनको डेवलप किया। तो ये स्थापत्य का भी सवाल है। और शहर और सपना एक फिल्म है ख्वाजा अहमद अब्बास की, या और कई सारी फिल्मों में आप देखेंगे कि 1960-70 की फिल्मों में आपको मुंबई दिखाई देगा। मुंबई को पोर्ट्रेट जब किया जाता है तो एक ऐसे शहर के रूप में किया जाता है जो सपनों का शहर है और पूरी दुनिया लोग आ रहे हैं। आपने गमन देखी होगी, गमन में दिखाई देता है एक व्यक्ति है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से आ गया और सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो जो ये सवाल है, ये भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन सवाल ये भी है कि जो शहर की तरफ का जो रुझान है भारतीयों का, वो बढ़ता जा रहा है। और लेखक ये भी कहता है, जो स्थापत्य में भी वो एक समय तक तो मैं कुछ वो भी सुन रहा था सुनील खिलनानी का इंटरव्यू गूगल टॉक पे, तो उसमें दिखाया था कुछ समय तक तो चमक रही चंडीगढ़ की, लेकिन चंडीगढ़ एक निर्जीव सा शहर होकर रह गया कुछ समय के बाद। और उसकी जो जैसे पुरानी अमीर आदमी अपनी पुरानी चीज़ों को बेच देता है और फिर गरीब उसे खरीद लेते हैं, तो एक बड़ा पार्टीशन सा चंडीगढ़ में भी आ गया, इलीट अलग और अभिजात अलग। और वो जो लाइव जो पुरानी दिल्ली को देखिए या बनारस को देखे, जो जीवंत था, वो उससे गायब हो गई। तो लेकिन अब सुनील खिलनानी ये भी बात करते हैं कि जो आधुनिक भारत है, जो ग्लोबलाइजेशन के बाद का भारत है, उसके शहरों की अलग परिकल्पना है। दिल्ली भी मॉडर्निटी की तरफ है, लेकिन बेंगलोर या हैदराबाद को वो कोट नहीं करते, लेकिन बेंगलोर को कोट करते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां बेंगलोर में आकर एक ऐसा माहौल परिवेश निर्मित किया और सॉफ्टवेयर की एक सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति उतने वेतन की परिकल्पना कर ही नहीं सकता। तो एक दौर में ये रिटायर्ड लोगों का शहर था, जो रिटायरमेंट के बाद वहां रहना चाहते थे। लेकिन उसके पहले बेंगलोर की जो छवि बनती है, वो भारत के जो युवा वर्ग है या ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला वर्ग है, उसके लिए हब के रूप में बनती है। और उसके लिए सिंगापुर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उसके लिए बेंगलोर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो अमेरिका भी शिफ्ट होने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगाएगा। तो उसके लिए कैपिटल महत्वपूर्ण है, उसके लिए पूंजी महत्वपूर्ण है। भारत उसे भी याद आता है, लेकिन वो इमोशनल उतना भावुक नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। तो मॉडर्निटी की जो पोस्ट मॉडर्निज्म ने जो स्थितियां उत्पन्न की, या आप कहेंगे ग्लोबलाइजेशन ने, उदारीकरण ने जो पंख लगाए, या हमारी जो इकोनॉमी डेवलप हुई और मिडिल क्लास जो गरीब था वो मिडिल क्लास की तरफ शिफ्ट हुआ, तो उसके सपने भी उसी तरीके से शिफ्ट हो गए। तो शहरों का
अपना अपना नजरिया बदला, अलग अलग शहर की अपनी एयता बदली, मुंबई पे बहुत टिप्पणियां की हैं, मारक टिप्पणियां की हैं, और शिवसेना को जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं शिवसेना के, उसको उसको कई तरीके से समझा है। और जो शिवसेना का जो शिवसेना का जो एक नजरिया है, जो जो राष्ट्रवाद को लेके जो नजरिया है, और राष्ट्रवाद आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी राष्ट्रवाद था, या शिवसेना का जो राष्ट्रवाद है उसको आइडेंटिफाई करते हुए, और कई सारे विवरण हैं उस दौर के, जब जब मुंबई असुरक्षित हो गई थी और मुंबई जल रही थी हिंसा में, सांप्रदायिक हिंसा में। तो इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने बात की। और उसके बाद जो भारतीय होने का धर्म है, जो भारतीय होने की स्थिति है, उसको लेके ये बात करते हैं कि कई जगह किताब में कई तरीके से उस मुद्दे को, हिंदू या भारतीय, एक बड़ा सवाल जो चतुर्थ चैप्टर में है, हिंदू या भारतीय। कई सारे लोगों ने एक दौर में भारत को सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन जवाब उसका दिया। तो ये सुनील खिल्लानी ने कहा कि कई बार पश्चिम ने, जॉन स्ट्रेची और तमाम विद्वानों ने हमें एक कमतर नजरिए से आंका हो, लेकिन हम फिर भी पश्चिम के नजरिए से कई बार चीजों को देख रहे होते हैं, स्टेट की अवधारणा को, या जो अपनी कल्चर को भी कई बार उस नजरिए से देख रहे होते हैं। और हम कई सारे लोगों को उस तरीके से कोट करने की कोशिश करते हैं। तो जो सांस्कृतिक जो कंटिन्यूटी है, उस कंटिन्यूटी को भी समझे जाने की आवश्यकता है। और जो लचीलापन है भारत में, वो उसकी एक बड़ी ताकत है वो। तो हम और इस पे विनायक दामोदर सावरकर पे एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है इस किताब में, कि उन्होंने जो हिंदुत्व को पहले भी लोग विश्लेषित कर रहे होंगे, लेकिन हिंदुत्व को बड़े वैचारिक आधार के रूप में उन्होंने शिफ्ट किया। और वो आचार, वो तमाम आने वाले समय में, चाहे और लोगों ने उसे हाशिए पे रखने की कोशिश की हो, लेकिन वो विचार वो केंद्र में आता रहा। तो कई तरीके से इसमें पेज नंबर 174 पे आप देख सकते हैं। तो लेकिन यूरोपियन राष्ट्रवाद को पढ़ते हुए उन्होंने उसे समझने की कोशिश की। और ये किताब ये भी कह रही है कि कई बार वो ईश्वर को लेके संशय में थे, लेकिन जो उनका लेखन है, वो लेखन कई सारे नैरेटिव बदलता है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1997, हु इज हिंदू, ये सारे जो टिप्पणियां हैं, और एक दौर में जो स्थितियां हैं, जो जिन्ना का जो अंतर्विरोध हैं, या जिन्ना का जो कॉन्फ्लिक्ट है, या जो और तमाम अस्मिताओं का जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट पे भी ये किताब कई किस्म से उस जो भारतीयता की अवधारणा, उसको समझने का प्रयास करती है, उसको जानने का प्रयास करती है। एक गांधी की भारतीयता की अवधारणा है, एक रविन्द्रनाथ टैगोर की भारतीयता की अवधारणा है, जो अंतर्राष्ट्रीयवाद को भी लेके चलती है। तो एक नेहरू की अवधारणा है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी जिसके केंद्र में है। एक अवधारणा विनायक दामोदर सावरकर की है, जिसके राष्ट्र नेशन जिसके केंद्र में बहुसंख्यक आबादी का स्वप्न भी केंद्र में है। लेकिन जो दूसरी ओर जिन्ना का है, जिन्ना की अपनी आइडेंटिटी को लेके वो बात कर रहे हैं। और अंततोगत्वा होता क्या है, आमुख में लास्ट में किताब बताती है कि 40 के अंतिम दशक में पहचानों के संकट ज़्यादा उभर जाते हैं और देश विभाजन हो जाता है। सिरिल रैडक्लिफ जो वकील हैं ब्रितानी, और उन्हें ये काम दिया जाता है, वो थके पसीना बहाते रहते हैं, और उस दौरान वो पेचिश के भी शिकार थे। तो वो रिमार्क इसमें कहते हैं कि वो रिमार्क लिखते हैं, और लेकिन वो रिमार्क लिखें, लेकिन जो तकलीफ है हमारी, जो पार्टीशंस ने जो हमें जो दुख दिए, जो पीड़ा दी, देश में हजारों लोग हस्तगत हुए, तो हजारों लोगों को जो तकलीफें हुई, उस लाखों लोगों को जो तकलीफें हुई, तो उन कष्टों का क्या। तो ये किताब ये मत समझ लीजिएगा कि ब्रिटेन में बैठ के एक भारतीय ने लिखी है, तो लेकिन इसको बहुत ऑब्जेक्टिविटी के साथ लिखा गया है। तो ये टिप्पणी कई बार मुझे प्रोवोक करती है। रेडक्लिफ की टिप्पणी है, पेज नंबर 214 पे है।
मैंने सोचा कि शायद तुम्हें भारत से आए पत्र के लिफाफे राजमुकुट छपा देखकर अच्छा लगेगा। कल शाम के बाद पत्राचार की सामग्री का इस्तेमाल करने की इजाजत किसी को भी नहीं मिलेगी। भारत पर 150 साल का ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। शुक्रवार की सुबह यूनियन जैक उतार दिया जाएगा। उसकी जगह जो ध्वज फहराया जाएगा उसके बारे में फिलहाल भूल गया हूँ। शायद उसके बीच में चरखा बना होगा या मकड़ी का जाला। मैं सुबह वायसराय हाउस में भारतीय संघ के पहले गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन को शपथ लेते देखना चाहूंगा और उसके बाद मैं दिल्ली हवाई अड्डे पर जम जाऊंगा। उस वक्त तक इंतजार करता रहूंगा जब तक इंग्लैंड से कोई विमान नहीं आ जाता। पंजाब और बंगाल के बारे में मेरे फैसले के बाद भारत का कोई भी व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करेगा। करीब 8 करोड़ असंतुष्ट लोग मुझे ढूंढना शुरू कर देंगे। मैं उनके हत्थे नहीं चढ़ना चाहता। कितनी मेहनत, कितना सफर और कितना पसीना बहा चुका हूँ। उफ, हर वक्त कितना पसीना। पेज नंबर 214। तो ये जो टिप्पणियां हैं उनके लिए हमारे राष्ट्रीय जो व्यक्ति देश का विभाजन कर रहा है उसे उसे राष्ट्रध्वज तक का नहीं पता। और लेकिन वो विभाजन करके चला गया, फिर कभी आएगा नहीं। और इस बिटवीन द लाइंस इस कुलदीप नैयर की पुस्तक को पढ़ते हुए आप कई सारी चीजें समझते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कई बार पश्चिम द्वारा भारत को कमतर जो आंकने की जो प्रवृत्ति है, या वो कहते हैं एक फ्रेंच विद्वान का जो कोटेशन दिया है कि भारत को लेके लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं लेकिन भारत इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। लेकिन लोकतंत्र का विचार उसके लिए बिल्कुल नया ही है। लेकिन हमने सिद्ध किया, लोकतंत्र के विचार को सिद्ध किया। कई तरीके की हैरार्की होने के बावजूद क्षेत्रीय अस्मिताएं, क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ भारत में। उदारीकरण आया भारत में। पार्टीशन को भूलते हुए हम एक साथ मिले। और हमारे लोकतंत्र की एक विशेषता रही कि तमाम पार्टियां देश में होते हुए तमाम तमाम एक लोकतांत्रिक सम्मान बीच में बना रहा। और ये भारत का सौंदर्य है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आधुनिक समय में कोई भी जो केंद्रीय विचार रहा, हमें वो तो स्वीकार करना ही होगा। उस केंद्रीय विचार के साथ देश आगे बढ़ा है कि भारत उन महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस किताब का नाम भारतनामा है। और रामचंद्र गुहा से लेकर तमाम लोगों ने, इयान जैक आदि ने इस किताब पे टिप्पणी की है कि ये देश दुनिया को समझने के लिए, या भारत को समझने के लिए, या भारत के विचार को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण किताब है। और बहुत सारे कई सारे आइडियाज मेरे दिमाग से, मुझे लगता है कि कई सारे आइडियाज बात करते हुए भी रह गए होंगे। जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी पे कई बहुत अच्छा इसमें आपको टिप्पणियां मिलेंगी। इकोनॉमिक पॉलिसी को समझने के लिए, भारत की मजबूरियों को समझने के लिए, क्यों ग्लोबलाइजेशन लागू किया, उदारीकरण लागू किया, क्यों परमिट राज, कोटा राज, लाइसेंस राज समाप्त हुआ, कैसे हम शिफ्ट हुए आधुनिकता की तरफ, कैसे हमारी आर्थिक हम एक ऐसे देश जिसके पास इकोनॉमी बहुत कमजोर थी, उसके बाद आज़ादी के बाद हम आगे बढ़े। हम भूल गए कि किस तरीके से हमें लूटा गया एक औपनिवेशिक शासन द्वारा। उसके बाद हमने अपनी तहजीब को संभाला, कल्चर्स को संभाला, और हम एक बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरे। हम तमाम कास्ट स्ट्रक्चर पूरा ना टूटा हो लेकिन काफी हद तक टूटा। इक्वलिटी आई समाज में समता आई, आर्थिक स्तर पर काफी आगे बढ़े। और हम देश में तमाम जो विचार थे, उन विचारों को संविधान केंद्र में रहा। और सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन उन्होंने, तमाम लोगों ने, हमें इस बात का तो गर्व करना चाहिए एक भारतीय के रूप में कि उन तमाम लोगों ने संविधान को सम्मान दिया। और सम्मान देना भी चाहिए था, क्योंकि भारत वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें बांध के रखता है एक भारतीयता के रूप में। और ये जो सतत कंटिन्यूटी है, जो विचार की कंटिन्यूटी है, जो आदिगुरु शंकराचार्य से लेके आज तक जो चली आ रही है, या जिसमें तमाम लोग हैं, तो गालिब हैं, मीर हैं, लेकिन सूफी धर्म है, तमाम तो एक संयोग है। भारत का जो विचार है वो एक व्यापक विचार है। तो ये किताब उन व्यापक विचारों पर एक मार्मिक टिप्पणी है, मार्मिक विश्लेषण है। और मैं कहूँ मार्मिक हो जाएगा, थोड़ा भावुक हो जाएगा, ऑथेंटिक विश्लेषण है। तो आप यदि
कथेत्तर पढ़ना चाहते हैं और भारत के जो सामाजिक और राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसको समझना चाहते हैं, आज़ादी के बाद किस तरीके से हमने यात्रा की, तो ये किताब आपके लिए है। और एक सीरीज चलेगी इससे आगे। विनय सीतापति की किताब भी, हाफ लोयन भी मेरे मेरे उसमें उसमें दायरे में रहेगी। इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया आफ्टर गांधी, उस पे तो लोग काफ़ी एक पब्लिक जनता के बीच है ही वो किताब, तो उस पर तो हम बात करेंगे ही। और अलग अलग हिस्से में कुछ हैं, थॉमस अल्फ्रेड मैन भी दायरे में है, मतलब उन्हें उन पे भी बात होनी चाहिए। कुछ बड़ी किताबों पे जैसे पॉल क्रुगमैन की मंदी महामंदी पे भी बात होगी। और फिर हम हिंदी तक आएंगे। हिंदी व्यापक संसार है हिंदी का, तो खैर हिंदी के पढ़ने लिखने वाले, जीने वाले लोग, तो मेरा ये सोचना है कि समाज विज्ञान में जो हिंदी का स्पेस है उस पे बात की जानी चाहिए। साहित्य पे तो तमाम लोग बात कर ही रहे हैं, तो जो कथेत्तर है, जो अनुवाद का क्षेत्र है या विचार का जो क्षेत्र है, समाज विज्ञान में जितना स्पेस बना है हिंदी में, तो उस पर बात की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील खिलनानी, द आइडिया ऑफ इंडिया। और राजकमल से हमें कोई विज्ञापन या कोई ऐसा लेते नहीं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि, लेकिन आप देख सकते हैं किताब को, सुनील खिलनानी, द आइडिया ऑफ इंडिया, राजकमल ने छापा है वैसे से। अच्छी किताब है, आप देखिएगा। और अंग्रेजी में पढ़ना चाहें तो हेमिस हैमिल्टन या पेंगुइन से आपको किताब मिल जाएगी। और शुक्रिया। और आगे भी सुनील खिलनानी दिल्ली में पैदा हुए और जो किताबें उन्होंने लिखी, फ्रांस के वामपंथी आंदोलन पर, आर्गुइंग रेवोल्यूशन, द इंटेलेक्चुअल लेफ्ट इन पोस्ट वार फ्रांस 1993, द आइडिया ऑफ इंडिया 1997, और कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी हॉल और किंग्स कॉलेज में रहे, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज के फॉलो रहे, बड़ी बात है, फेलो रहे, लंदन विश्वविद्यालय के बर्कबैक कॉलेज में राजनीति शास्त्र का अध्यापन। तो ये सारी स्थितियां हैं। शुक्रिया, थैंक यू।